तो आज हम स्टोरी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टोरी में अभी तक हम देख चुके हैं कि एक रैट ट्रैप बेचने वाले शख्स हैं, एक वैगाबॉन्ड पर्सनैलिटी है, और वो चोरी चकारी पे और भीख मांगने पे आश्रित है अपने गुजारे के लिए। और एक स्टोरी हम ये भी पढ़ चुके हैं उसी शख्स से रिलेटेड कि वो ख्वाबों ख्यालों में खोया होता है, और एक ख्याल उसको बहुत ज़बरदस्त आता है कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा जाल है। यहाँ पे मौजूद जो भी चीज़ है वो हमारे लिए पेट है ना, और हम उसको देख के उत्तेजित हो जाते हैं, टेम्प्टेड हो जाते हैं, है ना, और फंस जाते हैं उस पेट के चक्कर में, और उसको छूने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही उसको टच करते हैं पेट के जाल में आ जाते हैं। पेट का जो अ, ख्याल है जब, है ना, हमें उत्सुक कर देता है, तो तब बस पिंजरा हमारे पर बंद होता है और हम फंस जाते हैं इस दुनिया में। हालांकि वो भाई साहब जी इस बात को मानते तो हैं, बट उस पे अमल अमल नहीं कर रहे, उस पे काम नहीं कर रहे। और क्या है कि सड़क के किनारे कुटिया में उनको रात रुकने के लिए आसरा भी मिलता है ना, रात रुकने के लिए आसरा भी मिलता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें अपने पास रुकवाते भी हैं। बट ये भाई साहब जी अगली सुबह, है ना, वापस लौट के आते हैं, खिड़की तोड़ते हैं। उन्होंने अपने जो लेदर पाउच में, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने लेदर पाउच में जो 30 करोड़ और रखे होते हैं, ये उनको लूट के वहां से गोली ठीक है, और रास्ता भी बदल लेते हैं, अपना जंगल की तरफ हो लेते हैं, और वहीं पे ही घूमते रहते हैं। सिचुएशन इनके लिए क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है। राइट। तो आज हमने स्टोरी शुरू करनी है इस पैराग्राफ से, जहाँ पर सलमा लाइवलॉफ लिख रही हैं, इट वॉज लेट इन दिसंबर, यानी कि दिसंबर महीना ख़त्म होने जा रहा है, दिसंबर के आखिरी दिनों की बात है। राइट। तो आगे वो लिखती हैं, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डिसेंडिंग ओवर, छा जाना। ठीक है, डार्कनेस वॉज डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, तो अंधकार जंगल के ऊपर छा रहा था। छा गया, ऑलरेडी है ना, छा गया था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, इससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और क्या चीज, इस अंधकार ने और क्या चीज बढ़ा दी जी, उसकी निराशा और उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ा दी। इस अंधकार ने खतरा, डर, डेंजर वगैरह तो बढ़ा ही बढ़ाया, उसकी चिंता, उसकी निराशा दोनों ही बढ़ा दी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट। अच्छा, ग्लूम एंड डिस्पेयर दोनों ही निराशा के लिए भी यूज हो सकते हैं, चिंता के लिए भी यूज हो सकते हैं। ग्लूम ज्यादातर निराशा के लिए यूज होता है, डिस्पेयर ज्यादातर चिंता के लिए यूज होता है। राइट। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंततः उसको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। टायर्ड टू डेथ, टायर्ड टू डेथ के बेटा जी दो मतलब हैं। एक कि बहुत ज़्यादा थक जाना, टोटली एग्जॉस्टेड, और एक होता है मौत का खौफ, मौत का डर। ठीक है, मृत्यु का डर। तो यहाँ पे आया है मृत्यु के डर के लिए। तो फाइनली ही सॉ नो वे आउट, तो अंत में जब उसको कोई भी रास्ता नजर नहीं आया तो उसे मौत का डर सताने लगा, है ना। और थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, वो ये सोचने लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है, उसके अंतिम पल आ गए हैं, है ना। उसको मौत का डर सताने लगा, और वो उसी डर में क्या हुआ जी, ग्राउंड पर लेट गया। सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड पर ही लेट गया। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंततः उसको जब बाहर का कोई भी रास्ता नजर नहीं आया, उसको मौत का खौफ सताने लगा। उसको लगा कि उसका अंतिम पल आ गया है, और इसी चिंता के मारे, इसी डर के मारे, इसी खौफ के मारे वो उसी जगह पे ग्राउंड पर ही लेट गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, पर अभी जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड पे टिकाया था, लिटाया था, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। अब देखो जी, थम्पिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थम्पिंग, धक धक की आवाज को बोला जाता है, दिल की धड़कन को थम्पिंग बोला जाता है। पर हमारे दिल की धड़कन हार्ड तो नहीं होती ना। और रेगुलर मतलब कंटिन्यूस, लगातार, ये तो मैं मानता हूँ। ठीक है, तो रेगुलर थम्पिंग, हमारे हार्ट की जो थम्पिंग है वो रेगुलर है।
बट हार्ड तो नहीं है ना वो, तो हार्ड थंपिंग कहाँ पे आती है जी? हथौड़े की मार के लिए। हथौड़े की मार होती है ना, ठक ठक ठक, जोर जोर से, है ना, तो उसको हार्ड थंपिंग बोलते हैं। तो ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग। अभी उसने अपना सिर जमीन पे लेटाया ही था, टिकाया ही था, कि उसने क्या सुनी? एक आवाज सुनी, एक ध्वनि सुनी, किसकी जी? हार्ड रेगुलर थंपिंग की। ठीक है ना, ठक ठक की आवाज की, जोर से ठक ठक की आवाज की जो आ रही थी, वो जोर की, है ना, ऊंची ऊंची जो थंपिंग की, ठक ठक की, लोहे की ठक ठक की जो आवाज आ रही थी, वो उसने सुनी। देर वॉज नो डाउट, उसके मन में कोई भी शंका नहीं थी, दुविधा नहीं थी, एज टू वट दैट वाज, कि आवाज किस चीज की है। एज टू वट दैट वाज, कि वो किस चीज की आवाज थी। ही रेज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को थोड़ा खड़ा किया, बैठाया उसने अपने आप को। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ये तो हथौड़े के ठक ठक की आवाज है, आयरन हैमर स्ट्रोक्स की आवाज है ना, स्ट्राइक करना, ठोकना, राइट। तो हैमर स्ट्रोक्स की आवाज है जो आयरन मिल से आ रही है, लोहे की खदान से, लोहे की मिल से आ रही है। ही थॉट, उसने ऐसा मन में सोचा। और आगे क्या सोच रहा है वो? देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो अगर ये लोहे की, है ना, हथौड़े की ठक ठक की आवाज है, तो आसपास लोग भी जरूर होंगे, इस आयरन मिल में लोग भी जरूर होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत बटोरी, इकट्ठी करी। ये समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ हमने डीप वाटर्स में भी पढ़ा है। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत बटोरी, कोट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगरिंग मोशन से अगर आप चल रहे हो, तो इसका मतलब आप लड़खड़ाते हुए मोशन से चल रहे हो। ठीक है, तो स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड मतलब लड़खड़ाते हुए कदमों से, जिस दिशा में, जिस दिशा से ध्वनि आ रही थी, साउंड आ रही थी, उसी दिशा में वो भी लड़खड़ाते हुए कदमों से चलने लगा। राम्स जो राम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड, जो अभी क्या है जी, बंद हो चुकी है, ये फैक्ट्री अभी जो क्या हो चुकी है जी, बंद हो चुकी है। वर वर अ लार्ज प्लांट है, क्या हुआ करता था जी? बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, है ना जी। अब ये लिखा है उसने, नोट सो लॉन्ग, द रामसो राम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड, नोट सो लॉन्ग हो, जिसको अभी बंद हुए इतना समय नहीं हुआ, वो क्या था जी? वो क्या था जी? वर अ लार्ज प्लांट, वो एक बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करता था। विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। बेटा जी तीनों की फोटो देखो। स्मेल्टिंग, जब आप लोहा पिघला के उसको कोई आकार देते हो, पिघला के, ठीक है जी, लोहे को पूरा पिघलाया और फिर उसको आकार दिया, तो उसको स्मेल्टिंग का काम बोलते हैं। ठीक है। और जब आप क्या करते हो, लोहे को थोड़ा गर्म करते हो, लाल करते हो, है ना, बिल्कुल लाल सुर्ख उसको करते हो, और जब आप उसको थोड़े से पीट पीट के आकार देते हो, शेप देते हो, तो उसे फोर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, फोटो देखो आप। अब आया रोलिंग मिल। रोलिंग मिल में कुछ नहीं है, फोटो भी आप देख लो। ये बड़े बड़े रोल लगे, सिलेंडर टाइप के लगे हैं लोहे के। ठीक है, तो इनके बीच में आप ऐसे स्लैब डालोगे लोहे की, है ना, ये इसको पिचका देंगे, ये इधर से दबाव डालेगा, फोर्स डालेगा, ये इधर से फोर्स लगाएगा, और फिर स्लैब पिचक के इतनी पतली होके यहाँ से बाहर निकलेगी। ओके, तो इसको रोलिंग मिल बोलते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। यहाँ पे क्या हुआ करते थे जी? तीनों चीजें होती थी, रोलिंग मिल भी थी, स्मेल्टिंग का काम भी होता था, और फोर्जिंग का काम भी होता था, लोहे को पिघला के शेप देने का काम भी होता था। रोलिंग मिल्स भी थी यहाँ पे, और, है ना, हथौड़े से ठोक पीट के अगर लोहे को शेप देनी है, तो वो भी होता था। अब फोर्जिंग में यहाँ तो आप हथौड़ा यूज करके लोहे को शेप दो, बट अगर कोई बड़ा पीस है लोहे का, है ना, तो फोर्जिंग वाली जो मशीन है, हथौड़ा जो बरसाया जाएगा उसका साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फोर्जिंग छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। स्मेल्टिंग छोटे लेवल पे भी हो सकती है, बड़े लेवल पे भी हो सकती है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में, इन द समर टाइम, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted, not shifted, sifted, छनना, down from the big charcoal crates. अच्छा, बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया यार ये तो
ठीक है जी। तो समर टाइम में, गर्मियों के टाइम में लॉन्ग लाइंस, लंबी लंबी कतारें, ठीक है। तो किसकी जी? हैवीली लोडेड बार्जेस। तो बार्जेस की फोटो देखो, ये बार्ज है। और स्काउस की फोटो देखो, ये छोटी सी जो किश्ती है इसको स्काउ बोलते हैं। ठीक। तो दोनों का अपना महत्व है, दोनों ही सामान ढोने के लिए या व्यक्तियों को ढोने के लिए काम आती हैं। तो ये क्या करती थी जी? स्लिड डाउन द कैनाल। अब कैनाल क्या होता है, पहले तो कैनाल समझ लो। मान लो ये जमीन का टुकड़ा इस दूसरी जमीन के टुकड़े से जुड़ा हुआ है। दिस इज लैंड वन, दिस इज लैंड टू, और ये आसपास वाटर बॉडी है। ओके। अगर मुझे, मैं क्या करूं, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से किश्ती पकड़ के यहाँ तक पहुंचूंगा, फिर यहाँ से कोई, है ना, कोई ट्रेन बस कुछ पकड़ूंगा, फिर मैं इस तरफ जाऊंगा पानी में फिर से, राइट। तो बेटर क्या है कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे एक कैनाल खोद दूं, एक बड़ा सारा नाला बना दूं, है ना। यहाँ से ऐसे एक नाला बना दूं, तो ये पानी बहकर यहाँ से होता हुआ, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। तो यहाँ से जो पानी है वो यहाँ पे भी आ जाएगा, और फिर ये दोनों वाटर बॉडीज क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। जो पानी है, दरिया है, ये क्या हो जाएंगी जी? जुड़ जाएंगी। तो ये जो मैंने नाला बनाया है ना, या जो रास्ता बनाया है, इसको कैनाल बोला जाएगा। ओके, चलो पढ़ते हैं। हम अपना पढ़ते हैं, अपनी लाइन पढ़ते हैं। इन द समर टाइम, गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, लदी, हैवीली लोडेड, बहुत ही ज्यादा लदी हुई, है ना, एकदम पूरी भरी हुई, क्या जी? बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनाल, कैनाल में चला करती थी। बार्जेस हो या स्काउज हो, है ना, इस कैनाल में चला करती थी। ठीक। विच विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, इनलैंड लेक, ठीक है ना। अब हमें लेक पता है, हमारी सुखना लेक जो है चंडीगढ़ में, ठीक, वो एक इनलैंड लेक है, क्योंकि वो लैंड के बीच में जगह थी, वहां पे पानी इकट्ठा हो गया बारिश का, तो वो इनलैंड लेक बन गई, राइट। तो ये कैनाल आगे कहाँ जाता था जी? इनलैंड लेक तक जाता था। ओके। आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ रही है। मैं थोड़ा और कुछ ज़्यादा करता जा रहा हूँ, तो लेट मी क्लीन इट फर्स्ट ऑफ ऑल। कंफ्यूज मत होना, प्लीज 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 प्लीज, प्लीज बने रहना। हम्म। तो जी, बड़ी बड़ी बार्जेस, स्काउस, है ना, हैवीली लोडेड बार्जेस और स्काउस, है ना, कैनाल से होती हुई कहाँ पहुंचती थी जी? एक बड़ी इनलैंड लेक तक पहुंचती थी। ठीक है जी। तो ये लेक होगी, और ये कैनाल हो गया, ये वाला पोर्शन कैनाल हो गया, ये लेक होगी। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, ये जो कैनाल है कहाँ तक लीड करता था जी? कहाँ तक जाता था? कहाँ तक लीड करता था जी? एक लार्ज इनलैंड लेक तक जाता था ये कैनाल, है ना। एंड इन द विंटर टाइम, और विंटर टाइम में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक। और विंटर टाइम में क्या होता था जी? जो सड़कें हैं किसके आसपास? नियर द मिल, इस आयरन मिल के आसपास जो सड़कें हैं वो क्या हो जाती थी जी? काली हो जाती थी। किससे किससे काली हो जाती थी जी? किससे काली हो जाती थी जी? फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले की राख से क्या हो जाती थी जी? काली हो जाती थी, कोयले की धूल से काली हो जाती थी। विच शिफ्टेड, जो छन कर बाहर निकलती होती थी, जो छन कर, है ना, बाहर निकलती रहती थी, किससे जी? शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, उन क्रेट्स में से जिनमें चारकोल रखा रहता था, कोयला रखा रहता था, है ना, उन क्रेट्स में से जो जो भी छिद्र होंगे, जो भी छेद वगैरह होंगे, जो भी होल्स वगैरह होंगे, है ना, उनमें से थोड़ी थोड़ी, जो ये जो धूल है, चारकोल की जो डस्ट है, ये क्या कर होती थी? काले रंग की बाहर निकलती रहती थी, छन कर, सिफ्ट, ठीक है जी। ओके जी। छन कर बाहर निकलती रहती थी, और उससे क्या हो जाती थी? आयरन मिल के आसपास की सारी सड़कें क्या हो जाती थी जी? काली हो जाती थी। ओके। पता नहीं उन्होंने ये सेंटेंस क्यों लिखा है, आई डोंट नो, बट चलो, बता रहे हैं कुछ, सलमा जी कुछ बता रही हैं प्लांट के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एक लंबी, है ना, शाम के बाद, एक लंबी, है ना, अंधकारमयी शाम के दौरान, नॉट बाद, के दौरान, ड्यूरिंग, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से जस्ट पहले,
द मास्टर स्मिथ मतलब कि हेड होगा कोई फोर्जिंग का। स्मिथ होता है ना, स्मिथ लोहार है ना, मास्टर स्मिथ मतलब कि बड़ा लोहार है ना, रुतबे में है ना, लेवल में बड़े अगर कोई होगा तो उसे मास्टर बोलते हैं ना। मास्टर हमारा भी मास्टर होगा और हम कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, जो हमें एक्सरसाइज करवा रहा है तो वो क्या हुआ, हमारा मास्टर हुआ। ठीक। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, हेल्पर कह लो, अप्रेंटाइज कह लो, अप्रेंटाइज एक बहुत बढ़िया वर्ड मैं सुन रहा हूँ आजकल। ठीक है, बच्चे अप्रेंटाइजशिप पे जाते हैं, मतलब कि किसी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां पे थोड़ा कमाई का भी हो जाता है, उनका पैसे पैसे भी मिलते हैं, तो उसको जो शख्स ट्रेनिंग के लिए जा रहा है ना, कुछ सीखने के लिए जा रहा है, कंपनी उसको ट्रेनिंग दे रही है, उसको पैसे भी पे कर रही है, तो उसको उस शख्स को अप्रेंटाइज बोलते हैं, राइट। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज। अब फोर्ज समझ में आ गया, वो जगह जहाँ पे लोहे को ठोक पीट के क्या दिया जा रहा है, आकार दिया जा रहा है। नियर द फर्नेस, फर्नेस होती है जी भट्टी। अब भट्टी में कोयला रखा रहेगा, जलता रहेगा कोयला, और बीच में ऐसे सलाखें डाल देते हैं लोहे की, वो गर्म होती रहती है, लाल सुर्ख हो जाती हैं। फिर ये जो सलाखें जब बाहर निकालते हो ना, इनको क्या करते हो, हथौड़े से ठोक पीट के आकार देने की कोशिश करते हो। तो यही है फोर्जिंग शॉप। ठीक। तो कह रहा है ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एक बार है ना अंधकार युक्त शाम को, एक लंबी है ना अंधकारमयी शाम को, जस्ट बिफोर द क्रिसमस, जो क्रिसमस से जस्ट पहले की जो शाम थी, उस दिन क्या था जी, जो मास्टर स्मिथ थे, जो वहाँ के जी हेड होंगे, स्मिथ साहब, लोहार साहब जो वहाँ के हेड होंगे, और उनका हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज, वो उस अंधकारमयी, या अगर वहाँ पे लाइट ज्यादा नहीं है ना, तो डार्क फोर्ज में बैठे हुए थे, किसके पास जी, फर्नेस के पास। देखो दिसंबर का समय है, जगह स्वीडन है, टूट के ठंड पड़ रही होगी, है ना, तो वो कहाँ बैठे हैं जी, फर्नेस के पास बैठे हैं, उस अंधकार नुमा कमरे में, है ना, फर्नेस के पास बैठे हैं, भट्टी, उस फोर्ज में, उस फोर्जिंग रूम में भट्टी के पास बैठे हैं। किस चीज के लिए जी, फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर। किसका इंतजार कर रहे हैं जी, पिग आयरन के। अब पिग आयरन मान लो लोहे का सबसे कमजोर रूप है। लोहे को जब आप गर्म करते हो, उसको ठोकते पीटते हो, तो उस ठोक पीटने के कारण वो लोहा क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, राइट, तो उसको तब आप स्टील बोल सकते हो। ओके। अभी ये क्या है, कच्चा लोहा है, बस पिग आयरन इज कच्चा लोहा, इसमें अभी इतनी जान नहीं है। जब आप इसको चारकोल में है ना भुनोगे, तो कुछ कार्बन कहाँ चली जाएगी चारकोल में से, है ना, कोयले को आप कोक भी बोलते हो, तो वो कोक में से कार्बन निकलेगी, और वो कार्बन कहाँ पहुंच जाएगी, थोड़ी बहुत लोहे में पहुंच जाएगी, और वो उसको मजबूत कर देगी, और फिर उसको आगे वो ठोकोगे पिटोगे तो वो और मजबूत हो जाएगा, राइट। तो पिग आयरन को आप थोड़ा कमजोर रूप मान सकते हो लोहे का, राइट। तो क्या किसका इंतजार कर रहे थे जी, पिग आयरन के गर्म होने का इंतजार कर रहे थे, जिसको उन्होंने किस में रखा हुआ था जी, पुट इन द फायर, जिसको उन्होंने फायर में रखा हुआ था, टू बी रेडी टू बी पुट ऑन द एनविल, कि उसको फटाफट से निकाल लें और फिर किसके ऊपर रखें, एनविल के ऊपर रखें। एनविल की फोटो देख लो, राइट। तो ये एनविल भैया यहाँ पे ऐसे रखे रहते हैं, है ना, ऐसे रखे रहते हैं, इसके ऊपर फिर लोहे की गर्म रोड रखते हैं, उसको ठोकते पीटते हैं। तो है ना, इसी एक, एक क्रिसमस से एक दिन पहले शाम को या रात को, जो मास्टर स्मिथ हैं और उनका जो हेल्पर है, वो उस अंधकारमयी फोर्ज में, फोर्जिंग रूम में, है ना, भट्टी के पास बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कच्चे लोहे के तपने का, कमजोर लोहे के तपने का, जिनको उन्होंने आग में झोंक रखा था, है ना, और किसी का इंतजार कर रहे थे कि फटाफट से उसको निकालें और किस पे रखें, एनविल पे रखें, और फिर ठोक पीट के क्या करें, उसको शेप देनी शुरू कर दें। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, एवरी नाउ एंड देन, हर एक दो सेकंड के बाद या मिनट के बाद, है ना, हर 5-6 मिनट के बाद, वन ऑफ देम, उनमें से एक, गॉट अप, खड़ा होता था, टू स्टिर, हिलाना डुलाना, द ग्लोइंग मास, चमकता हुआ मास, मतलब लोहे की बात कर रहा है। एवरी नाउ एंड देन, है ना, लगातार या बार बार, है ना, एवरी नाउ एंड देन को आप लगा सकते हो बार बार, बार बार उनमें से कोई एक खड़ा होता था,
है ना, उस ग्लोइंग मास को क्या करने के लिए, स्टिर करने के लिए, हिलाने डुलाने के लिए, है ना, इधर से उधर करने के लिए, अच्छे से चारकोल में डालने के लिए, है ना। टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, किससे हिलाने डुलाने के लिए उठता था जी, एक लंबी आयरन बार से, लोहे की क्या बोलेंगे, सलाख से, है ना, उस ग्लोइंग मास को हिलाने डुलाने के लिए उठता था। ग्लोइंग मास को हिलाने डुलाने के लिए उठते थे, बट हाथ से नहीं हिलाने डुलाने के लिए उठते थे। किसकी मदद से हिलाने हिलाने डुलाने के लिए उठते थे? लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सारी लोहे की सलाख से उसको, है ना, गर्म लोहे को हिलाने डुलाने के लिए उठते थे। रिटर्निंग इन अ फ्यू रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ क्षणों बाद वापस आ जाते थे। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, परस्पिरेशन होती है बेटा, परस्पायर करना मतलब पसीना आना, ट्रिपिंग विद परस्पिरेशन। और जब वो वापस आते थे कुछ क्षणों के बाद, तो पसीने से चो रहे होते थे, ट्रिपिंग, चोना, बहना, है ना। तो ड्रिपिंग विद, है ना, बूंद बूंद करके ड्रिप, है ना, बूंद बूंद करके गिरना इज ड्रिपिंग। तो पसीने से तरबतर होके चोक, है ना, पसीने से तरबतर होके पसीना चो रहा होता था जब वो वापस आते थे, ऐसे। दो एज वाज द कस्टम, जैसी की कस्टम थी, जैसे की प्रथा थी, ही wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. हाँ, तो दो एज वाज द कस्टम, जैसे कि प्रथा थी, जैसा कि नियम बना हुआ था, ही वोर नथिंग, उसने कुछ नहीं पहन रखा था, केवल, बट क्या पहन रखा था जी, एक लॉन्ग शर्ट। आपने देखा होगा लोहार लोग ऐसे एक लंबी सी, है ना, एप्रन सा पा के रखते हैं, ऐसे एप्रन सा, है ना, फिर इसको पीछे इसको डोरी जो है इसकी बांध लेते हैं, राइट। तो उसने एक लॉन्ग शर्ट डाल रखी थी, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज डाल रखे थे। उस लोहार ने, मास्टर स्मिथ की बात कर रहा है, उसने ये सब डाल रखा था, राइट। तो अब चलते हैं आगे। ऑल द टाइम, हर समय, देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, हर समय आपको कई तरह की ध्वनियाँ, आवाज़ें सुनाई दे सकती थी फोर्ज में, भट्टी के, भट्टी वाला जो कमरा था उसमें आपको अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे सकती थी। द बिग बैलोज ग्रोन्ड, ग्रोन तो वैसे होता है रोने के लिए, चीखने के लिए, राइट। और बैलोज ग्रोन्ड मतलब, बैलो की पहले तो फोटो देख लो। बैलो एक ऐसी चीज है जो हवा झोंकने के लिए, है ना। ये बैलो रहेगी, ऐसे पकड़ोगे अब आप इसको, और ये क्या करेगी, ऐसे अगर इसको चलाओगे तो ये हवा बाहर को फेंकेगी, राइट। शायद आपने कभी किसी मूवी में देखा होगा, या किसी के घर पे ऐसे बैलो पड़ी होगी तो इस्तेमाल में लाते होगे आप, राइट। तो द बिग बैलोज ग्रोन्ड, अब बैलोज रोएंगी तो है नहीं, तो फुसफुसाने की उनमें से आवाज आई है ना। तो द बिग बैलोज ग्रोन्ड, बैलोज की आवाज आती थी। द बर्निंग कोल क्रैक्ड, जो कोयला धक रहा होता था, जल रहा होता था, वो क्या करता था जी, क्रैक करता था, फट 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 की आवाज आती थी कोयले में से। द फायर बॉय शोवल्ड, फायर बॉय शोवल्ड, शोवल बेटा फोटो देख लो, है ना। ये फावड़ा जो है, दावड़ा फावड़ा जो भी है, इससे उठा के कोयला डालते हैं ना, अ, भट्टी में डालते हैं या आग में डालते हैं ना। तो वो कोयला उठा के भट्टी में डालने वाला जो लड़का है जो ये काम कर रहा है, उसे फायर बॉय बोलते हैं। ठीक है जी, जो कोयला उठा के आग में डाल रहा है, झोंक रहा है आग, आग में कोयले को, उसको फायर बॉय बोलते हैं। द फायर बॉय शॉवल्ड, है ना, शॉवल की मदद से, फावड़े की मदद से क्या करता था जी, शॉवल्ड चारकोल इनटू द मो of the furnace with a great deal of clatter, with a great deal of clatter, clatter खटखट सी की आवाज, ठीक है, फटफट सी की आवाज, तो उसको क्लैटर बोलते हैं। और इन द इनटू द मो ऑफ द फर्नेस, लेट मी चेक द मीनिंग ऑफ मो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ मो, ओपनिंग या माउथ ऑफ द फर्नेस, ओके। तो शॉवल की मदद से, है ना, फावड़े या दावड़े की मदद से ये फायर बॉय क्या कर रहे थे, ये चारकोल को या कोयले को फर्नेस के मुंह में झोंक रहे थे, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बहुत ही ज्यादा शोर के साथ, ठीक। आउटसाइड, बाहर, रोर्ड, शेर करता ना रोर, गुर्राता,
आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर किसकी आवाज आया करती थी जी? वाटरफॉल की, झरने की आवाज आ रही होती थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड, वो छड़ी लेके है ना, की आवाज आती है ना, विप्ड, उसको विपिंग साउंड बोलते हैं, है ना, छड़ी आप ऐसे हिलाते हो डुलाते हो, पतली सी छड़ी है ना, तो उसको विपिंग साउंड बोलते हैं। एंड शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और ये जो नॉर्थ तरफ से जो विंड आ रही थी, शार्प शार्प नॉर्थ विंड है ना, जो घूम के एकदम से नॉर्थ की तरफ से विंड आ रही होती थी, वो क्या करती थी? विप्ड द रेन, दे के मारती थी रेन को। किसके अगेंस्ट जी? ब्रिक टाइल्ड रूफ के अगेंस्ट दे के मारती थी। जो टाइल्ड रूफ थी, ये जो शार्प नॉर्थ विंड आ रही है, तेजी से जो नॉर्थ विंड आ रही है, एकदम से छड़ी की तरह ना, है ना, रेन के छींटे मारती थी, विप्ट करती थी, राइट? किस पे जी? ब्रिक टाइल्ड रूफ पे। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that the man had opened the gate and entered the forge. It was probably on account of all this noise. क्या ना, इस इतनी सारी नॉइसिस के चलते द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार है, डिड नॉट नोटिस, उसे पता नहीं चला, उसने गौर नहीं किया, वो गौर नहीं कर पाया किस चीज पर जी? दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, की एक इंसान, वो रैट ट्रैप वाले जो भैया है ना, उन्होंने क्या किया जी? हैड ओपन द गेट, उन्होंने गेट खोल लिया, एंड एंटर द फोर्ज, और वो फोर्ज वाले कमरे में, भट्टी वाले कमरे में आ चुका है। अनटिल, जब तक, कि क्या नहीं हुआ? जब तक कि वो ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, है ना, जब वो फर्नेस के सामने, भट्टी के सामने जाके खड़ा हो गया, तब तक लोहार साहब को इस शोर शराबे में ये तक नहीं पता चला कि किसी शख्स ने दरवाजा खोला है, जब तक कि वो भट्टी के सामने आके खड़ा हो गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वैगाबॉन्ड्स without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. सूटी आप लगा के चलो, सूट, राख, धूल, ठीक है, पेन्स, खिड़कियां, शीशे, ठीक। श्योरली, ये सही बात है, सच्ची बात है, इट वाज नथिंग अनयूजुअल, ये कोई, है ना, ये कोई अलग बात नहीं है। इट वाज नथिंग अनयूजुअल, यूजुअल आमतौर पे, अनयूजुअल अलग, हटके, है ना। इट वाज नथिंग अनयूजुअल, यानी कि सब कुछ यूजुअल ही था, आम ही था, ये बड़ी आम बात थी। किसके लिए जी? फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स, है ना, उन गरीब बेचारे, है ना, बेघर लोगों के लिए बड़ी ही आम बात थी, है ना, जिनके पास क्या नहीं था जी? विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिनके पास रात के बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, जिनके पास रात को रुकने के लिए, है ना, आसरा नहीं होता था, वो क्या होते थे जी? ये बड़ी आम बात थी। क्या आम बात थी जी? टू बी अट्रैक्टेड टू, कि वो खींचे चले आते थे, किसकी तरफ जी? टू द फोर्ज, भट्टी की तरफ, भट्टी वाले कमरे की तरफ वो खींचे चले आते थे। क्या देख के जी? बाय द ग्लो ऑफ लाइट, है ना, लाइट की चमक देख के, है ना, उन्हें लगता था कि यार यहाँ पे आग लग रही है, लगी हुई है ना, आग जल रही है, तो यहाँ चलते हैं, है ना। उस ग्लो ऑफ लाइट को देख के, जो किससे एस्केप कर रही होती थी, किससे एस्केप कर रही होती थी, किससे बाहर निकल रही होती थी वो लाइट? सूटी पेन्स से, है ना, धूल से सनी हुई, है ना, वो काले काली जो धुआं जो जम जाता है खिड़कियों पे, है ना, उन खुली हुई खिड़कियों से जब वो लाइट बाहर निकल रही होती थी भट्टी की, तो ऐसे वैगाबॉन्ड, जो बेचारे गरीब, है ना, सॉरी, बेघर जो लोग हैं, है ना, वो अपने आप ही रात का आसरा ढूंढते ढूंढते इस लाइट की तरफ खींचे चले आते थे। एंड टू कम इनटू एंड टू कम इन एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, और वो अंदर आ जाते थे, किस लिए? अपने आप को गर्म करने के लिए। बोला ना, दिसंबर का महीना था, और स्वीडन जैसा देश है, आर्कटिक सर्कल के पास है, राइट, तो ठंड होगी यार वहां पे, वो तो अपने आप ही लोग खींचे चले आएंगे अपने आप को गर्म करने के लिए। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो ये बड़ी आम बात थी कि ऐसे गरीब बेचारे बेघर लोग, है ना, भट्टी की चमक देखकर, खिड़कियों से निकलती भट्टी की चमक देखकर, है ना, अपने आप को गरमाइश दिलाने के लिए फौज की तरफ, फायर की तरफ आ जाते थे। द ब्लैक स्मिथ्स glanced only casually and indifferently at the intruder. Glanced, देखना, ओनली कैजुअली, बस उसने बड़ा उसको कैजुअल ढंग से देखा, कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आराम से नॉर्मली, अच्छा ठीक है, आ गया गरीब इंसान, है ना, वैगाबॉन्ड, फटे पुराने कपड़े डाल रखे हैं ना। द ब्लैक स्मिथ्स
ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, उसने उसको बड़े ना कैजुअल तरीके से देखा, साला गरीब आ गया है ना। एंड इनडिफरेंटली, इनडिफरेंटली जब आप किसी को डिफरेंट तरीके से इनडिफरेंट तरीके से देखते हो तो उसका मतलब होता है कि आप उसको बड़े ना तुच्छ तरीके से, बड़े गंदे तरीके से देख रहे हो, उसको भाव नहीं दे रहे, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, है ना। तो जब आप फर्क करने लग जाते हो तो इसका मतलब आप इन डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। ओके। इंट्रूडर। अब इंट्रूडर देखो, इंट्रूडर के दो मतलब होते हैं। एक तो मान लो ये आपकी जमीन जायदाद है, बाहर से कोई ऐसे ही आ गया धक्के से, जानबूझ के आ गया, है ना, बिना मर्जी के बिना परमिशन लिए आ गया, तो उसे उस शख्स को क्या बोला जाएगा? इंट्रूडर। एक होता है कि कोई आया, उसने जबरदस्ती आपकी जमीन एक्वायर करनी, है ना, हड़पनी शुरू कर दी, तो उसे भी क्या बोला जाएगा? इंट्रूडर बोला जाएगा। द ब्लैक स्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder। अब इंट्रूडर कौन आया, धक्के से कौन आया था रूम में? रैट ट्रैप बेचने वाला, राइट। तो ब्लैक स्मिथ ने भी उसको बड़े ही कैजुअली तरीके से देखा, है ना, उसको बड़े, है ना, निर्लज तरीके से, बड़े ही बिना भाव दिए उसको देखा, है ना, बिना इंपॉर्टेंस दिए उस इंट्रूडर को देखा, कोई भाव नहीं दिया यानी कि देख के। he looked the way people of this type usually did। he looked the way people of his type, ब्लैक स्मिथ के टाइप के जो लोग थे यूजुअली जैसे देखते थे, आमतौर पे जैसे देखते थे, उसने भी उस इंट्रूडर को वैसे ही देखा। आई रिपीट, ही लुक्ड द वे, उसने उसी तरीके से देखा, है ना, ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप, है ना, ब्लैक स्मिथ के टाइप के जो लोग होते हैं उसने भी उसको उसी तरह से देखा, है ना। यूजुअली डिड, आमतौर पे, है ना, उसकी तरह के लोग, आमतौर पे ब्लैक स्मिथ की तरह के लोग जिस तरह से उसको देखते थे, उस वैगाबॉन्ड पर्सन को देखते थे, उस रैट ट्रैप बेचने वाले को देखते थे, है ना, उसने भी उसको वैसे ही देखा। विद अ लॉन्ग बियर्ड, उसने भी, वो भी क्या देख रहा है उस रैट ट्रैप की तरफ, जो इंट्रूडर है उसका हाल भाव कैसा देख रहा है कि उसकी लंबी दाढ़ी है, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी गंदे, रैग्ड फटे पुराने, एंड डर्टी फटे पुराने कपड़े हैं उसके, गंदे कपड़े हैं, विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स, है ना, भी उसके पास क्या है? बंच ऑफ कुछ, तीन चार रैट ट्रैप्स हैं, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, लटके हुए हैं उसकी छाती पे, है ना, माला बना के डाल रखे हैं, डैंगलिंग, लटके होना, ठीक। या फिर डैंगलिंग का मतलब एक और भी चीज हो सकती है कि लटके होना और हिलते रहना, डैंगलिंग, ठीक। तो ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उसने भी बस वही रूप देखा उसका जैसे बाकी लोग उसका रूप देखते थे, कि उसकी लंबी सी दाढ़ी है, गंदे फटे पुराने उसने कपड़े डाल रखे हैं, और गले में क्या टांग रखे हैं, क्या झूल रहे हैं उसके गले में, क्या डैंगलिंग कर रहे हैं उसके गले पे, उसके चेस्ट पे? रैट ट्रैप्स, ठीक। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी भी, आज रात क्या मैं इस भट्टी में, इस आग के पास रुक जाऊं? एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और जो मुख्य ब्लैक स्मिथ थे, नोडिड, नोडिड, सिर हिलाना, मुंडी हिलाना, अ हॉटी कंसेंट, कंसेंट होती है बेटा सहमति जताना, हामी भरना, हाँ कर देना, हॉटी घमंड से भरी हुई, तो उसने बड़ी घमंड से भरी हुई हाँ करी, हाँ चल ठीक है, जा रुक जा, कर ले रहा हूं। ठीक है जी। विदाउट ऑनरिंग, बिना सम्मान दिए, है ना, किस चीज का जी? विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, तो उसने सिर हिलाया, ठीक है ना, विदा, उसने मुंह से कोई वर्ड नहीं बोला, उसने बोला ना कि ही आस्क्ड, आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने रैट ट्रैप बेचने वाले ने परमिशन मांगी कि क्या मैं आज यहाँ रुक जाऊं, तो मास्टर स्मिथ ने मुंडी हिलाई, हाँ ठीक है ना, बड़े घमंड से भरी, हाँ ठीक है, सो जा, ओके, है ना। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और उसको कोई सम्मानजनक शब्द उसने बोल के हाँ नहीं बोली, बस मुंडी हिलाई घमंड में, और उसने कहा भी हाँ ठीक है, सो जा, ओके, मुंडी हिला के उसने हाँ कर दी। द ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब आवारा बंदा, जिसका घर बार ना हो, गरीब, ठीक है, द ट्रैम्प। और हाँ, ट्रैम्प का एक मतलब और भी है, जो यहाँ से वहाँ घूमता हो, ठीक, जिसका कोई घर बार ना हो, वैगाबॉन्ड ही, वैगाबॉन्ड की तरह ही आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उस वैगाबॉन्ड पर्सन ने, ट्रैप बेचने वाले ने कुछ भी नहीं कहा। ईदर, उसने भी कुछ नहीं कहा आगे से। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो वहां पे बातें करने तो आया नहीं था, बतियाने तो आया नहीं था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, बस अपने आप को गर्माइश पहुंचाने आया था, एंड स्लीप, और सोने आया था, है ना। उसे क्या घंटा फर्क पड़ता है वो जो ब्लैक स्मिथ था उसको, है ना, ढंग से बात करे ना करे, राइट। चलो, अब अगली वीडियो में मिलेंगे।